हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साईएस। ये जो वन डे वन पीवाईक्यू सीरीज़ हम लोग लेकर आए हैं, इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इथिक्स के क्वेश्चंस को। तो इथिक्स 2024 जो GS4 है हमारा, GS4 में जो इथिक्स का जो पेपर आता है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था उसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एक इथिक्स में हम लोगों ने एक पैटर्न देखा है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी आता है। जैसा कि यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के इसमें जो कोर कंसेप्ट है उन्हें समझना ज़रूरी होता है और आंसर देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो ये आता है कि इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। दूसरा, इस क्वेश्चन को केयरफुली समझना है। और यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क जो होता है वो ये है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसे समझना है। और उस डिमांड को समझने के बाद, इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद अगर आप उसका आंसर सही से लिखोगे तो आपको इथिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। आपको भी पता है कि इथिक्स का पेपर जो है वो बहुत स्कोरिंग है, और स्कोर तभी आएगा जब हम लोग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझेंगे और उससे एग्जैक्टली जो कॉन्साइज मैनर में जो डिमांड जो है उसे फुलफिल करने वाला आंसर लिखेंगे विथ एग्जाम्पल्स, तो ही हमें अच्छा स्कोर मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है 150 वर्ड्स में, यानी ये क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। अब क्वेश्चन इतना लेंथी है तो चलिए पहले इसे पढ़ते हैं, फिर इसको डिवाइड करेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे और समझ के लेंगे। तो दोस्तों पहले दिया है, इट इज़ नॉट इनफ टू टॉक अबाउट पीस, वन मस्ट बिलीव इन इट। देन इट इज़ नॉट इनफ टू बिलीव इन इट, वन मस्ट एक्ट अपॉन इट। अब ये स्टेटमेंट है, प्योर स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट का मीनिंग जो होता है वो क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि सिर्फ पीस के बारे में बात करने से नहीं होगा, आपको उस पर बिलीव करना होगा। अब बिलीव करने से भी नहीं होगा तो आपको एक्शन लेनी होगी। यानी अगर आपको दुनिया में पीस इस्टेब्लिश करना है तो आप सिर्फ पीस की बात नहीं करोगे या पीस में सिर्फ बिलीव नहीं करोगे, तो एक्ट करोगे। यानी यहाँ पर फोकस जो है वो है एक्शन पे, कि दुनिया में अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, पीसफुल चाहिए, तो हमें एक्शन पर यहाँ पर फोकस करने के लिए ये स्टेटमेंट बोलता है, ये स्टेटमेंट का मीनिंग। देन सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे याद रखना है कि ये क्वेश्चन हमें 2024 को पूछा गया था मेंस में, तो हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर करेंगे। जब भी आप मेंस को अपीयर होते हो तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आप जिस साल के क्वेश्चन पेपर अपीयर होंगे उस कॉन्टेक्स्ट में इसे समझना होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, अ मेजर वेपन इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों वेपन इंडस्ट्रीज के बारे में है ऑफ डेवलप्ड नेशंस। तो मेजर वेपन इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलप्ड नेशन। अब डेवलप्ड नेशंस यूरोप है, यूएस है, या बाकी जितने भी मेजर सुपर पावर है उनकी बात हो रही है। डेवलप्ड नेशन आर एडवर्सली इन्फ्लुएंसिंग कंटिन्यूएशन ऑफ नंबर ऑफ वॉर्स फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। अब दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल एलिगेशन लगाया है इस स्टेटमेंट ने कि दुनिया में जो भी डेवलप कंट्रीज़ है उनमें जो आर्म वेपन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है ये क्या कर रहे हैं, तो ये दुनिया में जितने भी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स है, वॉर्स है, उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि एक वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या डेवलप नेशन की जो आर्म्स, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टेट जो होता है या जो आर्म्स इंडस्ट्री जो है, ये किस, इनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? तो इनका सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों प्रॉफिट। किसी भी इंडस्ट्री का इंटरेस्ट क्या है? तो प्रॉफिट। तो आर्म्स एंड वेपन बनाने वाली इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट कब आएगा? जब बहुत सारे आर्म्स एंड वेपन सेल्स होंगे, और उसके लिए उनके लिए आइडियल कंडीशन होती है कॉन्फ्लिक्ट, वॉर। तो आर्म्स इंडस्ट्री जो डेवलप कंट्रीज में काम करती है, जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी एक्सर्ट करते हैं उनकी होम कंट्रीज़ पर, होम कंट्रीज़ की गवर्नमेंट पे, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वॉर फिनिश ना हो, वॉर कंटिन्यूसली चलता रहे, ताकि उनकी वेपन्स की, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती रहे। जितनी डिमांड होगी उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट एक्यूमुलेट करेंगे। तो डेवलप्ड नेशंस जो है, जिन्होंने काम करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए पीस इस्टेब्लिश करने के लिए दुनिया में, ताकि जितने भी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर्स है, उन्हें रोका जा सके। इनफैक्ट तो ये एग्जैक्टली क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ बात करते हैं पीस इस्टेब्लिशमेंट की, पर उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो इस वॉर को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अब इसी को हम लोग समझ सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो 2024 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब दोस्तों दुनिया में 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग थे। बहुत सारे हैं पर 2 मेजर है, उसमें से एक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है
और दूसरा इजराइल गाजा पैलेस्टाइन वाला। अब दोस्तों दोनों कॉन्फ्लिक्ट में अगर बात करें तो दोनों जगह पर पीस एस्टैब्लिश करने की बात हो रही थी, पर पीस एस्टैब्लिश करने के लिए कोई एक्शन जो है वो कंप्लीटली मिसिंग थी। रशिया यूक्रेन वॉर में अगर बात करें, चाहे वो यूएसए हो या यूरोप हो, वो हमेशा रशिया और यूक्रेन के बीच डायलॉग प्रमोट करना चाह रहे थे, पर इनफैक्ट वो तो यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई भी कर रहे थे। तो रशिया भी आर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो सपोर्ट जो हो रहा था, क्या वो पीस एस्टैब्लिश करने के लिए हो रहा था या वॉर को कंटिन्यूएशन के लिए हो रहा था? सेम पॉइंट यूएस पॉलिसी का अगर देखें तो वो भी इजराइल्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहे हैं, मिलिट्री वेपन्स सप्लाई कर रहे थे, पर वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव वो पीस एस्टैब्लिशमेंट था क्या? क्योंकि जितने भी डायलॉग प्रोसीजर हो रहे थे, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स जो हो रहे थे या हॉस्टेज से रिलेटेड टॉक्स जो हो रहे थे, वो सारे के सारे तो फेल हो रहे थे। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो वही चीज़ बताता है कि एक्शन लेनी होगी पीस एस्टैब्लिश करने के लिए। जबकि डेवलप्ड नेशन जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है या वहाँ पे जो मेजर इन्फ्लुएंसिंग बॉडीज़ है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो हमेशा चाहते हैं कि वॉर कंटिन्यू रहे। ये इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट दी गई थी, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, पर इन दोनों स्टेटमेंट्स ने हमारा जो क्वेश्चन है उसका कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है। अब क्वेश्चन जो था वो एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन है व्हाट, ओके, क्वेश्चन है व्हाट जो यहाँ से शुरू होता है। व्हाट आर द इथिकल कंसिडरेशंस ऑफ द पावरफुल नेशंस इन टूडेज इंटरनेशनल अरीना टू स्टॉप कंटिन्यूएशन ऑफ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉप करना है, जितने भी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, उन्हें स्टॉप करने के लिए कौन से इथिकल कंसिडरेशंस होने चाहिए जो पावरफुल कंट्रीज फॉलो करती है। ओके, तो दोस्तों हमारे लिए क्वेश्चन है कि कौन से इथिकल कंसिडरेशन पावरफुल कंट्रीज ने फॉलो करने चाहिए ताकि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके। ये क्वेश्चन हमें पूछा है, व्हाट आर द इथिकल कंसिडरेशन। अब दोस्तों इस पूरे कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इस कॉन्टेक्स्ट से ये चीज़ तो एस्टैब्लिश हो चुकी है कि एक्शन पर फोकस होगा, सिंपल बात करने पर फोकस नहीं या बिलीव करने पर फोकस नहीं कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी जो है, तो एक्शन पर फोकस होगा। दूसरा, जितने भी डेवलप कंट्रीज है उन्हें ही तो हम पावरफुल कंट्रीज में कंसीडर करेंगे। तो और वहीं पर तो ये जो वेपन इंडस्ट्री है, इनका ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉफिट, जो कब आएगा जब वॉर कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों इस केस में पावरफुल कंट्रीज ने कौन सी इथिकल कंसिडरेशन फॉलो करनी चाहिए या आज की डेट में वो इथिकल कंसिडरेशन कौन सी फॉलो करते हैं, ये हमें पूछा है। तो ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसको डिस्कस करते हैं। आई होप कि अब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये दो मेजर स्टेटमेंट्स है जिन्होंने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है, उसके अंडर हमें ये बताना है इथिकल कंसिडरेशंस जो पावरफुल नेशन ने फॉलो करने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इंट्रो की, तो उसका इंट्रो क्या हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन में जैसे हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो अभी हमने देखा था, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने सुना भी था, दिस इज नॉट एन एरा, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये इंडिया ने स्टेटमेंट दिया था। अब दोस्तों वही है, यहाँ पे पीस के बारे में बात हो रही है और इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस पर फोकस भी करती है कि भाई पीस होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम हम प्रीच करते हैं, पर क्या हमने एक्शन ली है। तो दोस्तों वो जो पहला स्टेटमेंट जो था जिसमें फोकस रखा था एक्शन पर, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे से सूट होता है। अब ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट है। सेम वे अगर हम लोग बात करें यूरोपियन नेशन की, उनके बात भी वही है। उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी रशिया को बार बार रिक्वेस्ट की या रशिया से अपील करते कि आप वॉर रोक दो। इवन इजराइल गाजा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी बहुत सारे कंट्रीज अपील करते हैं। तो दोस्तों बात होगी टॉक, पीस की बात हो रही है, पर एक्शन अगर देखो तो वो सारे आर्म सप्लाई तो कंटिन्यूअस रख ही रहे हैं, तो एक्शन जो है वो कंप्लीटली मिसिंग है। तो इसे भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं हमारे इंट्रो में विथ यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के साथ और इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के साथ, कि यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें बिलीव भी करती है, यूएसए भी पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो है उसे प्रमोट करता है, पर एग्जैक्टली एक्शंस नहीं ले रहे। और दूसरा, पावरफुल नेशंस की अगर जब हम बात करते हैं तो दोस्तों पावरफुल नेशन कौन से हो सकते हैं। अब पावरफुल नेशन में अगर हम लोग P5 की बात करें, जो सिक्योरिटी
काउंसिल के मेंबर हैं, तो उसमें रशिया भी तो एक है, तो रशिया के पर्सपेक्टिव भी तो हमें सोचना होगा। और क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ P5 की होती है? नहीं, तो इसमें इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे बिग नेशंस भी आते हैं जो पावरफुल स्टेट या वर्ल्ड ऑर्डर में एक मेजर पोल की तरह खुद को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में भी रहेगा। तो इस तरह से आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि आज की डेट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें एक्शन मिसिंग है, और एक्शन जो है वो इथिकल ग्राउंड पर होनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो P5 है या अदर कंट्रीज़ है, इन्होंने ग्लोबल मॉरल जो है उन्हें फॉलो करना चाहिए, इन्होंने ग्लोबल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए, और दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर, पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए, ह्यूमन हार्मनी इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये हो सकता है हमारा इंट्रोडक्शन के प्रोस्पेक्टिव। अब दोस्तों मेन बॉडी, अब मेन बॉडी में हमें क्या लिखना है? हमें मेन बॉडी में सिंपल लिखना है आज के डेट में जो भी इथिकल कंसिडरेशन इंटरनेशनल लेवल पे पावरफुल कंट्रीज फॉलो करती है या उन्होंने फॉलो करने चाहिए। अगर रफली हम लोग बात करें तो सबसे पहला मेजर पॉइंट जो हम लोग देखते हैं, जो पावरफुल कंट्रीज, जिन कंट्रीज में वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है बहुत डेवलप है या डोमिनेंट है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करना चाहिए? उन्होंने दोस्तों सबसे पहले आर्म सेल जो है इसे रेगुलेट करना चाहिए। आर्म सेल्स को आप क्या करो, प्रमोट करोगे? ट्रांसपेरेंट बनाओ, आर्म सेल को ट्रांसपेरेंट बनाओ और साथ ही अकाउंटेबल। अब आर्म सेल्स को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये है कि दुनिया में जो भी आर्म सेल्स होते हैं, मेक श्योर कि वो आर्म्स जो भी है वो अथॉरिटेरियन रिजिम को ना बेचे जाए, जो अथॉरिटेरियन रिजिम्स है इन्हें ना बेची जाए, या ऐसी रिजिम जहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, या ऐसी रिजिम्स जहां पे टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ऐसे देश, या जैसे अफगानिस्तान भी समझ सकते हो आप, ऐसे देशों को इन पावरफुल कंट्रीज ने वेपन्स नहीं बेचने चाहिए। एडवांस वेपनरी तो छोड़ो, बेसिक आर्म सप्लाई भी नहीं करनी चाहिए। और जो भी आर्म सप्लाई होता है और जो भी आर्म्स वेपन में यूज़ किए जाएंगे, वॉर में यूज़ किए जाएंगे, उनके लिए उनके जो सप्लायर है उन्हें अकाउंटेबल पकड़ना चाहिए। अब यहीं से हम लोग एक इथिकल कंसिडरेशन ये भी बना सकते हैं कि आर्म सेल्स को आप ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल बनाओ, जो रिजिम ऑथोरिटेरियन है उन्हें, या जो ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं करते उन्हें, या जो टेररिज्म सपोर्ट करते हैं उन्हें आर्म सप्लाई नहीं होना चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पे एक इथिकल प्रिंसिपल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रैक्टिस यूटिलिटेरियनिज्म। अब दोस्तों यूटिलिटेरियनिज्म का यहाँ पर बात कहाँ पर आती है? यूटिलिटेरियनिज्म की बात यहाँ पर आती है कि इन कंट्रीज ने यूटिलिटेरियनिज्म को प्रमोट करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए यूटिलिटेरियनिज्म को, ताकि ये प्रायोरिटाइज करे। प्रायोरिटाइज किसे? पीस को। प्रायोरिटाइज पीस ओवर प्रॉफिट। तो जो डेवलप नेशन या पावरफुल इंडस्ट्रीज, जो कंट्रीज है जो अभी प्रॉफिट के पीछे जा रही है, जिसके वजह से ये वॉर जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, वो आर्म सप्लाई कंटिन्यूअस हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि पीस को ये प्रेफर करेंगे ओवर प्रॉफिट। सेम वे हम यहाँ पर और एक इथिकल प्रिंसिपल को प्रमोट कर सकते हैं, वो है दोस्तों कैनेटियन प्रिंसिपल, कैनेटियन इथिक्स। कैनेटियन इथिक्स, कैनेटियन इथिक्स में हम क्या लिख सकते हैं? तो इथिकल प्रिंसिपल यहाँ इंटरनेशनल ऑर्डर में जो पावरफुल कंट्रीज है उनके लिए ये होगा कि ट्रीटिंग ह्यूमैनिटी एज अ मीन्स। तो ह्यूमैनिटी को एज अ मीन्स प्रमोट करना चाहिए, ना कि एंड। यानी सारी कंट्रीज की जो इथिकल कंसिडरेशंस होगी या इथिकल पॉलिसी वो जो होगी उसमें ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी। और ह्यूमैनिटी को जब हम प्रायोरिटी देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल हार्मोनी ये बेसिक इथिकल प्रिंसिपल रहेगा। तो यहाँ पे इथिकल प्रिंसिपल में यूटिलिटेरियनिज्म भी आएगा, जो इन्हें प्रैक्टिस करना होगा ताकि ये पीस को प्रेफर करें, ना कि प्रॉफिट को। और साथ ही कैनेटियन इथिक्स को फॉलो करना होगा ताकि ह्यूमैनिटी जो है ग्लोबल पीस को फॉलो करे। अब वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो इथिकल प्रिंसिपल इन्होंने फॉलो करनी चाहिए उसमें एक ये आ सकता है
कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज को प्रोटेक्शन दिया जाए, इन्हें प्रोटेक्ट करो किसके अगेंस्ट? तो जो अनप्रोवोक अग्रेशन है, अनप्रोवोक अग्रेशन जो है उसके खिलाफ। जैसे कि अभी यूक्रेन जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके खिलाफ रशिया, जिसे अथॉरिटेरियन रिजिम भी कहते हैं, तो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ अगर कोई भी अनप्रोवोक मैनर में बिना किसी रीजन के अगर अग्रेशन करता है तो उसके खिलाफ इन्होंने एक्शन लेनी चाहिए, उस कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक स्टेट्स को सपोर्ट करो, ऑथोरिटेरियन स्टेट जो भी अग्रेशन दिखाते हैं उसके खिलाफ इन्होंने खड़े होना है और डेमोक्रेटिक स्टेट को प्रोटेक्ट करना है अनप्रोवोक अग्रेशन के खिलाफ। अब ये सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? तो पावरफुल कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज को सपोर्ट कर सकते हैं मिलिट्री सप्लाई के थ्रू। अब दोस्तों यहां मिलिट्री सप्लाई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मिलिट्री सप्लाई का ऑब्जेक्ट यहां पे डेटरेंस होगा। मिलिट्री सप्लाई का ऑब्जेक्टिव यहां पे डेटरेंस होगा। दूसरा, पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक सपोर्ट, पॉलिटिकल बोल सकते हैं या डिप्लोमेटिक सपोर्ट, यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन पास करना जैसी चीजें। और तीसरा जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वो है दोस्तों इकोनॉमिक सैंक्शंस। इकोनॉमिक सैंक्शंस को भी यूज किया जा सकता है ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें रोका जा सके, या फ्यूचर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है उन्हें रोकने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल हम बेस्ट लिख सकते हैं नॉर्थ कोरिया का, ईरान का। अब दोस्तों ईरान अभी इस 25 में कंसीडर मत कीजिए, क्वेश्चन हमें पूछा गया था 2024 में, तो तब ईरान पर भी इकोनॉमिक सैंक्शंस थे, रशिया पर भी सैंक्शंस लगाए गए, नॉर्थ कोरिया पर तो पहले से सैंक्शंस है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव इथिकल है कि हमें पीस इस्टेब्लिश करना है, ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो है उन्हें रोकना है। तो उसके लिए वन साइड अगर वीक रहती है तो उससे हम लोग इकोनॉमिक सैंक्शन से वीक कर सकते हैं, पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर सकते हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज को हम लोग प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, उन्हें मिलिट्री सप्लाई देके डेटरेंस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान के साथ कर रहा है। ताइवान को प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट और हार्डवेयर सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि वो डेटरेंस इस्टेब्लिश कर सके। वही सेम ऑब्जेक्टिव इंडिया ने भी किया था। तो दोस्तों डेमोक्रेटिक स्टेट को प्रोटेक्शन वाली भी बात हो गई, और हम लोगों ने कैनेडियन और यूटिलिटेरियन अप्रोच भी देख लिए। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है दोस्तों जो यूएन चार्टर है, यूएन चार्टर है, और जो इंटरनेशनल लॉज है, इन्हें पावरफुल कंट्रीज ने फॉलो करना चाहिए। जो यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉज जो है इन्हें अगर सबसे ज्यादा वायलेट कोई अगर करता होगा या फॉलो करने से कोई मना करता होगा तो डेवलप कंट्रीज है। तो इन डेवलप कंट्रीज ने इसे सबसे पहले फॉलो करना चाहिए खुद, और उसके बाद इन्हें इन्फोर्स करना चाहिए। और कोई कंट्री अगर इन्हें फॉलो करने से, इन्फोर्स करने से मना करे तो उसके खिलाफ यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक्शन ली जा सकती है। तो हमेशा इथिकल कंसिडरेशन में ये पॉइंट भी हमेशा रहेगा कि यूएन चार्टर जो है, इंटरनेशनल लॉज है, उन्हें फॉलो भी करना है, इन्फोर्स भी करना है, और यूएन जैसी बॉडीज को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे पीस इस्टेब्लिश हो सके, और जो अभी पावरफुल कंट्रीज नहीं हो पाती है। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर एक टैगलाइन जो देखी थी कि हमें क्या प्रेफर करना है, हमें प्रेफर करना है पीस ओवर प्रॉफिट, पीस ओवर प्रॉफिट, ये जैसे टैगलाइन आई थी जो प्रेफर करना है, वैसे ही दोस्तों जो पावरफुल कंट्रीज है या जो डेवलप नेशन है इनके लिए भी हम एक सजेशन दे सकते हैं कि उन्होंने इथिकल कंसिडरेशन के लिए क्या फॉलो करना है। तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्लोबल जस्टिस को प्रमोट करना। अब दोस्तों ग्लोबल जस्टिस को प्रमोट करना मतलब क्या होगा? तो ग्लोबल जस्टिस को प्रमोट करना मतलब होगा कि जो सॉवरेनिटी है और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो कि यूएन पीस चार्टर और इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्नाइज है, उसे प्रोटेक्शन देना और उसके लिए काम करना,
उसके साथ ही जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें पीसफुल वे से रिजॉल्व करना, हमेशा डायलॉग को प्रमोट करना और पूरी कोशिश करना कि वॉर को अवॉइड किया जा सके, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। उसके लिए इन सारी चीज़ों को वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों जहां पर ये ग्लोबल पावर खुद इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में, तो इन्हें हम ये बोल सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म गोल है, इनके जो शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल गोल, दोस्तों मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती है, इनमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं उनके पीछे का लॉजिक जो होता है, मेन रीजन जो होता है, वो जियोपॉलिटिकल गोल होते हैं। ये यूरोपियन या जो डेवलप कंट्रीज है, पावरफुल कंट्रीज है, इनके, तो इन्होंने जो इनके शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल गोल है, इन्हें प्रेफर ना करते हुए इन्होंने लॉन्ग टर्म गोल को प्रेफर करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा? तो लॉन्ग टर्म गोल होगा दोस्तों ह्यूमैनिटी, हार्मोनी और पीसफुल एग्जिस्टेंस। तो ये मेन चीजें होनी चाहिए जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए पावरफुल कंट्रीज यूज कर सकती है। तो दोस्तों हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द इथिकल कंसिडरेशन ऑफ पावरफुल नेशन इन टूडेज इंटरनेशनल एरिना टू स्टॉप द कंटिन्यूएशन ऑफ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप करने के लिए पीस को प्रेफर करना होगा प्रॉफिट के ऊपर, जो कि ये वेपन इंडस्ट्री की चॉइस होती है, जो डेवलप नेशन की जो गवर्नमेंट है उन्हें इन्फ्लुएंस करती है। और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में जो पॉलिटिकल गोल होते हैं इन डेवलप कंट्रीज़ के, इन्हें उसे छोड़ना होगा और पीस को, ह्यूमैनिटी को, हार्मनी को प्रायोरिटाइज करना होगा। जितनी भी आर्म सेल्स है उसे ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना होगा। ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल, जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स है, जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं या जो ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं करते, ऐसे कंट्रीज़ को आर्म सप्लाई नहीं होने चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को आर्म्स सप्लाई करोगे डेटरेंस के लिए, उन्हें इकोनॉमिक हेल्प की जाएगी, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली स्ट्रेंथन किया जाएगा। साथ ही जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, जो वीक कंट्रीज़ है, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा अगेंस्ट अनप्रोवोक अग्रेशन। ये सारे पॉइंट्स के साथ साथ दोस्तों हम लोग यूएन जैसी बॉडीज़ का इंपॉर्टेंस, उनको स्ट्रेंथन करना, यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना, ये सारी की सारी चीज़ें इन इथिकल कंसिडरेशन का पार्ट होगी। और इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हो। आंसर हमें सिर्फ 150 वर्ड्स में लिखना है। तो इतने सारे पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट्स आपको सूटेबल लगते हैं, आप उन्हें यूज़ करके अपना एक परफेक्ट आंसर बना सकते हो। इसके बाद आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कंक्लूजन भी लिख सकते हो। कंक्लूजन में हम लोग यहाँ पर थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पहले स्टेटमेंट में नहीं आती है। हम लोग मोस्टली ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं कि पीस इस्टेब्लिश होना चाहिए, ग्लोबल पीस में बिलीव भी करते हैं, पर एक्शन हमारी कहीं ना कहीं मिसिंग है। एक्शन की पार्ट की अगर बात करें तो हमने बांग्लादेश में एक्शन ली थी, हमने श्रीलंका में एक्शन ली थी, पर उसके बाद इंडिया जो है एक्टिवली ग्लोबल एरिना में मिसिंग है। एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देते हैं, पर जो सुपर पावर है जैसे यूएसए है, यूरोपियन कंट्रीज़ में यूके, फ्रांस, जर्मनी है, चाइना है, ये कंट्रीज़ जो है जो ग्लोबल लेवल पे एक्शन लेती है, उनकी एक्शंस जो है वो शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल गोल से या इकोनॉमिक इंटरेस्ट से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर हमने इथिकल कंसिडरेशन ये होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म गोल ना हो, प्रॉफिट ना हो, बल्कि पीस और ह्यूमैनिटी हो। इस तरह से आप अपना कंक्लूजन भी लिख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से ये 2024 GS4 इथिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका आंसर आज हमने डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों कमेंट में आप इसके बारे में मुझे सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको किसी और बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको पढ़ाने का तरीका कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, डेली रूटीन कैसे सेट करें, पढ़ाई कैसे करें, रिवीजन मटेरियल कैसे बनाए, उसको प्रायोरिटाइज कैसे करें, यूपीएससी मेंस रिलेटेड या यूपीएससी प्री या पूरी प्रोसेस के बारे में कोई भी डाउट हो, तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर एक फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जिससे कि
श्रीराम साईएस आपको 1-on-1 फ्री मेंटोरशिप ऑफर करेगा। तो दोस्तों आप हमारे मेंटोर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके, एक फॉर्म फिलअप करके, जहां पर आपको एक सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज किया जाएगा, जो आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है या मेंस रिलेटेड आंसर राइटिंग के जो भी डाउट्स है आप हमारे मेंटोर्स के साथ पूछ सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सेशन कैसे लगा, सेशन को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे और एक ऐसे ही सेशन के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।